नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की सीरीज जो हमारी चल रही थी और जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ज्योग्राफी का, क्लास चल रही थी क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही थी हमारी ज्योग्राफी की, जिसमें हम पहले 5 चैप्टर देख चुके हैं। आज छठा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने पृथ्वी को देखा होगा कि जनरली पृथ्वी हर जगह एक सी नहीं है, ना तो समतल है और ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह एक जैसी हो, कि अलग अलग तरीके से रूप आपने पृथ्वी के देखे होंगे। कहीं पर समतल देखी होगी, कहीं पे पहाड़ देखे होंगे, कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे नदियाँ। इस तरीके से आपने देखा होगा। ये एक तरीके का आप रूप देख सकते हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, और कहीं पे ये पठार है, ये पर्वत है, और ये क्या कहते हैं, नदियाँ हैं, और ये अपना मैदान है। ये वाला जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये सारा मैदान है। तो आपने पृथ्वी के बहुत सारे स्थल रूप देखे होंगे। स्थल रूप को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लैंडफॉर्म। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। ठीक है, यहां हम पढ़ रहे हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे होते हैं, कुछ समतल होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। आपने देखा होगा कई कुछ तो कैसे होंगे, ऊंचे होंगे इस तरीके से, कुछ कैसे होंगे, कुछ समतल होंगे, कुछ इस तरीके से समतल होंगे, और कुछ कैसे होंगे, कुछ नीचे होंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं इसी में बता देता हूं आपको। ये जो रूप है, ये पर्वत का रूप है, पर्वत का रूप है। और ये और एक या दो पर्वत मिलके, दो तीन पर्वत, कई सारे पर्वत मिलके एक साथ बनाते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इसको, पर्वत श्रृंखला। और ये अपना मैदान मान सकते हैं इसको एक, ये आप पठार मान सकते हैं, इसको गार्ज वगैरह मान सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक तरीके का मैदान आप मान सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे स्थल रूप हैं। स्थल खंड के कुछ भाग ऊंचे नीचे वगैरह आप देख सकते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो पृथ्वी है हमारी, आपने सुना होगा पृथ्वी, जो भी जितने भी स्थल रूप हैं, ये जो स्थल रूप बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, तो इनका फॉर्मेशन हुआ है पृथ्वी के अंदर कुछ घटनाएं और पृथ्वी के बाहर से कुछ घटनाएं होती हैं। पृथ्वी की ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है आंतरिक, और एक होती है बाहरी, बाहरी प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या है, प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, जो क्या कर रही हैं, हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं, हमेशा गति करती हैं। जो प्लेट हैं वो कैसी रहती हैं, गतिशील हैं। प्लेट कैसी हैं, गतिशील, और वो हमेशा गति करती रहती हैं। जब ये प्लेट क्या करती हैं, ठीक है, और आंतरिक भाग में क्या हो रही है, उसमें क्या हो रही है, गतिशील है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी, ये प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे दब जाती है। कैसे होता है मैं बताता हूं। ये प्लेट है एक तरीके से, और ये प्लेट है। जब पृथ्वी की प्लेटें गति कर रही होती हैं एक दूसरे, जब ये टकराती हैं, जब ये टकराती है तो एक तरीके से बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये फोल्ड हो गए, जो प्लेट कमजोर होगी वो ऊपर उठ जाएगी, और एक तरीके से बलित पर्वत का निर्माण करेगी। किसका, बलित पर्वत का, बलित पर्वत का निर्माण होगा इससे। ठीक है, और यही जब प्लेट क्या होती है, दो प्लेट आपस में टकरा रही होती हैं, और कभी कभी क्या होता है, जो प्लेट कमजोर होती है, जो प्लेट कमजोर होती है वो क्या होती है, नीचे धस जाती है, और जो भारी प्लेट होती है ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है, तो यहाँ पे भ्रंश वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पर्वत का निर्माण होता है। या जब यहाँ पे क्या होता है, नीचे गड्ढा बन जाएगा, जब यहाँ पे पानी भर जाएगा और पानी के द्वारा कुछ अवसाद लाए जाएंगे, तो यहाँ पर भी पर्वत का निर्माण हो जाता है बाद में। ठीक है, ये प्रक्रिया आप देखेंगे, बाद धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी क्लास में, आगे आप बढ़ते जाएंगे तो सीरीज में नीचे धस जाती है। दूसरी तरफ बाह्य, कुछ बाह्य प्रक्रिया होती है। बाह्य प्रक्रिया हमने बताई थी, बाहरी प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया क्या होती है कि जो हमारे चट्टाने हैं, या फिर जो पहले से बने हुए पर्वत हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा अरावली। अरावली क्या है, दुनिया का सबसे
दुनिया की बोलेंगे, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पर्वत, राजस्थान से शुरू होकर, कहां से, राजस्थान से और दिल्ली तक आती है ये। ठीक है, यहां तक होके आती है। तो ये क्या है, ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले ये ठीक ठाक थी, इसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई ठीक थी। लेकिन क्या हुआ, अपर्दन के कारण, कारण क्या हुआ कि ऊपर से टूट गई समय के साथ, बारिश, हवा, पानी, और ये सब क्या हुआ, इसके कारण ये टूट गई, और टूट टूट के क्या हुआ, अपसादीकरण हो गया इसका। अपसादीकरण के कारण धीरे धीरे ये नीचे रिस के आ गई। तो यहां से क्या हुआ, जब ये टूट गई तो ये इस तरीके से बन गई है। तो अभी भी आपने देखा होगा, जब आप मेहरौली या फिर ये अपने राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे तो ये जो है उसी भी बना हुआ है, और अरावली पर भी बनी हुई है ये। ठीक है, तो अपर्दन टूट टूट कर घिसकर अपर्दन पृथ्वी की सतह, हाँ, जब अपर्दन कैसे कहते हैं, अगर आप अपर्दन पूछा जाए तो अपर्दन कहते हैं कोई भी ऐसी पृथ्वी की सतह जो ऊपर से टूट कर और क्या करते हैं, टूट टूट कर घिस जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से, जब एक दोबारा से बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए एक ये पर्वत है, ठीक है, और जब अपरदनी प्रक्रिया होगी तो ये टूटेगा पर्वत, और ये टूटेगा क्यों, पानी से। ठीक है, धूप से चटकेगा, ठीक है, वर्षा से, और किससे टूटेगा, और ये बर्फ वगैरह से टूटेगा। टूट के फिर क्या आ जाएगा, नीचे घाटी में आएगा ये बहकर। ठीक है, क्या आएगा नीचे, पानी के थ्रू, या फिर हवा से नीचे आएगा। ठीक है, हवा से नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे निक्षेपित हो जाएगी, जो ये मलबा ऊपर से टूट कर नीचे आया हुआ है, यहाँ पे निक्षेपित हो जाएगा नीचे की तरफ, एक तरीके से यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोल देते हैं। ठीक है, निक्षेपण हो जाएगा, और निक्षेपण होने के बाद ये फिर से दोबारा से निर्माण हो जाता है इसका, यहाँ से पर्वत और फिर यहाँ से जो अपसादीकरण करने के बाद प्रक्रिया के कारण, अपसादी प्रक्रिया के कारण जो यहाँ पे मलबा आया है, वो दोबारा से यहाँ पे नए लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं, बहते हुए जल, ये प्रक्रिया कैसे होगी, बहते हुए जल से, अपर्दन और निक्षेपण की बात चलिए कैसे होंगी, बहते हुए जल से, वायु से, बर्फ से, विभिन्न स्थल रूपों को, ये इनसे होती है। ठीक है, इनके कारक हैं ये, अपर्दन और निक्षेपण के कारक कौन कौन हैं, अपर्दन और निक्षेपण के कारक, कौन कौन से हैं, हवा हो सकती है, बर्फ हो सकती है, और पानी हो सकता है। पानी में कौन कौन सा आ जाएगा, पानी में अपनी वर्षण के सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी, वर्षण कह सकते हैं। और वर्षण में कौन कौन सा आता है, वर्षण में ये ओले वगैरह पड़ते हैं ना, हेलस्टॉर्म्स, ओले, आंधी, बाकी बूंदें, वर्षा की बूंदें, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ये सब इसमें आप देखेंगे। ठीक है, अब इनके ऊंचाई के आधार पर, इनको ऊंचाई और ढाल के आधार पर इनको पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। स्थल रूपों को पर्वतों में, मैदानों में और पठारों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने बताया था इनको ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई और ढाल कितना है इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। वैसे पहले मैंने एक खाका आपको खींच के बता दिया था कि कैसे होते हैं, फिर भी आप पढ़ लेते हैं। पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई होती है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, ये नेचुरल ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह। मान लो ये पृथ्वी की सतह है, पर ये यहाँ के जाएंगे, ये ऊंचाई होगी। इसमें क्या होता है, ऊंचाई होती है, इस पर्वत का शिखर छोटा होता है। ये जो शिखर मतलब चोटी जो होती है, छोटी होती है, लेकिन इसका आधार मतलब ये नीचे का जो बेस है, ये कैसा होता है, ये चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है, और ये कैसा होता है, छोटा होता। ठीक है, ये छोटा होता है। ठीक है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। हाँ, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं बादलों से ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो कैसी हो जाती है, टेम्परेचर कम होने लगता है। जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो जलवायु कैसी होगी, ठंडी। और जब ज्यादा ऊंचे जाएंगे तो इन पर क्या होती है, बर्फ वगैरह जम जाती है। ठीक है, बर्फ जमी होती है इन बर्फ, और यहीं से क्या, जब बहुत ऊंचे तो फिर यहाँ क्या है, बर्फ की नदियां, यानी छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, यानी बर्फ बड़ी मात्रा में भी बहने लगता है। इन चीज जो बर्फ नदियों के रूप में बह रहा है, इनको बोलते हैं हिमानी। क्या बोलते हैं, हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र
समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग। जब जलवायु कैसी होती है, साधारण तो है नहीं, कठोर है भाई, बर्फ रहेगी ना, खेती के लिए कुछ है ना, संचार का साधन होगा, तो कैसा होगा वहां पे जीवन साधारण रूप से व्यतीत नहीं हो पाता है, तो वहां पे कठोर, ठीक है, बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल होती है, कृषि योग्य भूमि होती नहीं है, वहां बहुत कम होती है। पर्वत एक, हाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पर्वत एक श्रृंखला में बने हो, जैसे ये पर्वत हुआ, ये सॉरी बहुत सारे पर्वत एक श्रृंखला में हों, जैसे कि ये तो बहुत सारे पर्वत, एक पर्वत, ये पर्वत, छोटा पर्वत है, ये भी पर्वत है, तो इसको हम इस सारी चीजों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, पर्वत श्रृंखला। क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है। चलो, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, बहुत बड़े जगह में फैला फैला हुआ है। यहां से कहां से शुरू होता है, अपने जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए नेपाल, भूटान, कुछ चाइना का भी पार्ट आता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अंडमान निकोबार में भी उसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो कितनी जगह में फैला हुआ है। और ऐसे आल्प्स पर्वत कहाँ है, पहले आपने इससे पहले क्लास में देखा होगा, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, ये यूरोप में, ये एशिया में। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ये सब यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आपने देखा होगा 5.1 में, वो मैं दिखा दूंगा आपको। पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है, पर्वत की ऊंचाई और आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है। पर्वत को भी 3 प्रकार का माना गया है, ठीक है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पर्वत माने गए हैं। बलित पर्वत का निर्माण तब होता है जब जो प्लेट्स होती हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो प्लेट होती हैं, जब वो टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है बल के कारण। इस तरीके से आप जब एक दूसरे से टकराएंगे और ये टकरा के ऊपर उठ जाती है, इस प्रकार के पर्वत को कहते हैं बलित पर्वत। क्या कहते हैं, बलित पर्वत, बलित पर्वत, ठीक है। ये बलित पर्वत होता है, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये। और हिमालय और जो आल्प्स पर्वत है वो इन्हीं का ही उदाहरण है, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला है, विश्व की सबसे, मैंने पहले पहले स्लाइड में आपको बताया था। और अपर्दन के कारण क्या हो गया है, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ है, श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, रूस के यूराल पर्वत कैसे हो गए हैं, गोलाकार हो गए हैं। ऊपर से जो इसका शंक्वाकार होता है, ये वाला जो वो है, वो घिस के कैसा हो गया है, लगभग ऐसा हो गया है, ये ऊपर से घिस गया है अपर्दन के कारण, ठीक है। और ये ऐसा एक दिन में नहीं होता, ये हजारों करोड़ों वर्षों का परिणाम होता है, ठीक है। ये तो हमने देखा आपका, ये रूस का यूराल पर्वत के बारे में आपने देखा, और ये सारी चीजें आपने देखी हैं, ठीक है। रूस का यूराल पर्वत दिखाई देता है, इनकी ऊंचाई कम हो गई है, ये बहुत पुराने बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। जब आप, हाँ अब आप देखेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत यानी भ्रंश के कारण, भ्रंश क्या होता है, कोई पार्ट मान लो नॉर्मल लैंडफॉर्म है, प्लेन, और भ्रंश बन जाए यानी नीचा कोई पार्ट बन जाए और नॉर्मल ऐसे चलने लगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, भ्रंश। क्या बोलेंगे इसको, भ्रंश बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भ्रंश के कारण भी कुछ पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे निर्माण होता है कि जब कुछ पार्ट टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। मान लो ये वाला, ये कोई नॉन, सॉरी दोबारा से बनाता हूँ, एक यहाँ पे ऐसे कोई पर्वत मैदान है हमारा, और एक पार्ट नीचे हो गया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे हो गया, फिर से ऐसे बन गया ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो बना, ये हमारा क्या बनेगा, उत्खंड भ्रंश, उत्खंड भ्रंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हार्स्ट, हार्स्ट, उत्खंड भ्रंश बोलते हैं। देखो ये इसका उदाहरण है। और जो नीचे की तरफ हमारे अंदर धस गए हैं लैंडफॉर्म, उनको हम बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। इनको ग्राबोन कहा जाता है। यूरोप में राइन घाटी तथा बॉसेस पर्वत इस तरह के पर्वत श्रृंखला के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। एटलस में आपको दिए गए हैं, आप देखेंगे। इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरणों को पता लगाने, आप एक बार गूगल करेंगे या पे कहीं से देखेंगे तो आपको, जैसे आप खुद से अगर सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब होता है कि ज्वालामुखी के कारण भी कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है।
ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक गतियां हैं, मैंने बताया था पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, जो मैग्मा मैग्मा पृथ्वी का लिक्विड पार्ट में अगर मैग्मा होता है अंदर पृथ्वी में, तो वो ऊपर जब आ जाता है आंतरिक बलों के कारण, और उसको बोलते हैं हम लावा। जब अंदर रहता है तो होता है मैग्मा, ठीक है, और जब ऊपर आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, लावा कहते हैं। और इस प्रक्रिया ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण में ये सब होता है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो और जापान के फ्यूजियामा इस तरीके के ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं ये, ठीक है। जब ये ऊपर आ जाता है मैग्मा, और ऊपर आने के बाद में क्या होता है, ये जमा हो जाता है, जमा होता रहता है, होता रहता है, आता रहता है, ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, तो ये पर्वत का रूप ले लेता है। इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। इस तरीके से जब पर्वत यहाँ पे, इससे ज्वालामुखी निकलता रहता है मैग्मा, या लावा बोलेंगे इसको, तो यहाँ पे ऊपर जब आ जाता है और ये आंतरिक अवस्था में रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, क्यों होते हैं, बताओ क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पर्वतों से फायदे क्या हैं, लाभ, पर्वतों के लाभ, एक तो क्या होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, ऊपर बताया बर्फ जम जाती है, और बर्फ पिघलकर जब नीचे आती है तो फिर क्या होती है, नदियों का निर्माण होता है, और नदियां हमारे जीवनदायिनी होती हैं मैदानी क्षेत्रों के लिए, या फिर किसी भी क्षेत्र के लिए नदियां तो जीवनदायी होती ही हैं, ठीक है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत श्रृंखला बनते हैं, हिमानिया, हिमानी मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियां, जलाशय के रूप में लोगों तक पहुंचा जाता है। पर्वतों का जल उपयोग सिंचाई के लिए और पन बिजली, पानी से बिजली बनाने के लिए काम आता है। और क्या होती है, नदी घाटियां और नदी वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत श्रृंखला अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं पर्वत श्रृंखलाओं में, ठीक है। वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है यानी रहने का स्थान, और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद और रेजिन वगैरह प्राप्त होते हैं। सैलानियों, सैलानी होता है पर्यटक, सैलानी क्या होता है, देखो हम पर्वतों पे जाते कि नहीं जाते, तो पर्यटक के लिए होते हैं। जल मिलता है, जल जल रूप में क्या मिलती है, नदियां, ठीक है। और जब पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, तो क्या मिलेगा वहां पे, और भी बहुत सारी चीजें जो यहीं होती हैं, ठीक है। औषधियां, औषधियों का निर्माण होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, औषधियां पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वे पर्वतों की यात्रा करके यात्रा होती है, और इसमें बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया, और हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, नदियाँ जब नदियाँ निकलेंगी तो नदियों में रिवर राफ्टिंग, आपने यहाँ पे क्या कहते हैं ऋषिकेश वगैरह में देखा होगा, ठीक है। स्कीइंग पर्वतों से प्रचलित खेल है तथा, ठीक है, ये वाली चीज़ आप देखी होंगी, ये सारे खेल आप वहाँ मिलते हैं। हाँ, इसमें मैं पर्वतों को कुछ बता देता हूँ, कुछ इसमें दिखाए गए हैं, देखो। सबसे पहले आप देखेंगे अपना हिमालय पर्वत, ये जो है हिमालय पर्वत है, यहाँ से होता हुआ ये सब हिमालय पर्वत का ही पार्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय पर्वत का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लंबी श्रृंखलाओं में से एक है। अब आपको बताएगा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत ये है, कहाँ है यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत है। ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया की, यहाँ से, ठीक है। ये भी, ये फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। कैसे बने मैं बताऊंगा आपको, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपलेशियन पर्वत और रॉकीज पर्वत, ये आपने देखे, अपलेशियन पर्वत और एंडीज पर्वत, ठीक है। एटलस पर्वत, ये एटलस है। और ये क्या है, ये क्या है, पर्वत डेकेंसबर्ग पर्वत, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। आल्प्स पर्वत, ये आल्प्स पर्वत है। और तिब्बत का पठार के बारे में जरूर सुनेंगे, अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। एक बात और आप याद रखेंगे कि ऊंचाई किस बिंदु से नापते हैं, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये आप बाद में पढ़ेंगे। ये नापते ये नापते हैं आप समुद्र के तल से ऊंचाई, मैंने पहले या दूसरे चैप्टर में बताया था, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये देखो ज्वालामुखी से, ये सब ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। ज्वालामुखी लावा इस यहाँ पे मुंह होता है इसका, यहाँ से निकलता रहता है और धीरे धीरे वर्षों में क्या कर देता है, एक पर्वत का निर्माण कर देता है। ये देखो इस तरीके, यहाँ पे होता है तो ये लावा होता है लिक्विड फॉर्म में, जब ऊपर आता है तो मैग्मा, सॉरी यहाँ पे होता है मैग्मा और यहाँ पे होता है लावा लिक्विड फॉर्म में। तब ये धीरे धीरे होता है तो ठंडा होता रहता है और जमता रहता है,
ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब है पठार। पठार क्या होते हैं? हमने क्या देखा, पर्वत के बारे में अभी तक पढ़ा लैंडफॉर्म में, पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार भी क्या होता है कि ये भी मैदानी जो सपाट भूमि होती है उससे उठा हुआ भाग होता है। अब उठा हुआ भाग तो पर्वत भी होता है, लेकिन पर्वत की अपेक्षा ये कम उठता है। पर्वत ऊंचे उठते हैं और चोटी बनाते हैं, यानी भी यहाँ पे शंकु आकार के होते हैं और बेस उनका कैसा होता है, चौड़ा होता है। ये किसका बात है, ये है पर्वत की बात। लेकिन इसकी बात क्या होती है पठारों की? पठार ऐसा नहीं होते। पठार क्या होते हैं, आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा तो नहीं, उठते तो काफी कई सौ मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, ऐसा नहीं, ये कैसे होते हैं, फ्लैट, इस तरीके से। ये मेज के आकार के होते हैं। कैसे? मेज के आकार के, मेज के आकार के होते हैं, ये शंक्वाकार के नहीं होते, ठीक है, ये होते हैं। और कुछ सौ मीटर से लेकर ये कितने तक, हजारों मीटर तक उड़ जाते हैं, ठीक है। भारत के दक्कन का पठार, भारत के दक्कन का पठार, यानी ये पेनिनसुला एरिया में भारत का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से, ये दक्कन का पठार कहते हैं इसको, दक्कन का पठार। ये भी क्या है, इसी तरीके से बना है, बहुत साल पहले जब हमारा जो भाग था गोंडवाना आइलैंड का पार्ट था, उस तरीके से बना हुआ, ठीक है। दक्कन का पठार भी कहां पहुंचे, हाँ, दक्कन का पठार इन्हीं पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार, इससे पहले आपने देखा था, पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसको छत भी बोला जाता है, दुनिया की छत भी बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक, 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है। क्योंकि उसमें खनिजों की अब पठार के उपयोगी क्यों होता है, अभी मैंने पर्वत की उपयोगिता की बात की थी, पठार के उपयोग क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज होता है। खनिज क्यों होते हैं, क्योंकि वो मैग्मा और लावा द्वारा बनते हैं, और आंतरिक भाग से जो भी खनिज पदार्थ होते हैं ऊपर आके जम जाते हैं, और वो धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं, फिर बाद में मिट्टी का रूप जाएगा, मिट्टी उसको कवर कर लेते हैं, तो नीचे कौन से बने थे, खनिज पदार्थ बनते हैं, ऑयल वगैरह वहीं से निकलता है, ठीक है। ये वाली धातुएं उससे निकलती है। पठार में सोना, अफ्रीका में सोना वगैरह पाया जाता है, ये सारी चीजें, कोयला वगैरह, मैग्नीज वगैरह इसमें पाया जाता है। पठारी क्षेत्र बहुत, और जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कोई पठार है, तो यहाँ पे क्या हो, ये ठंडा होगा, यहाँ पे भी नदियां बनेंगी, मतलब ठंडा होगा, और फिर क्या होगा, या फिर कहीं से बहुत सारे उत्तर नदियां लेके आएंगी, नदियां आ रही है इसको बहती बहती, तो कहीं तो गिरेगी नदियां, तो गिरेगी तो यहाँ से सीधा गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फाउंटेन, यानी कि झरना, झरना जिसको जलप्रपात बड़ी मात्रा में होता है तो जलप्रपात बोल देते हैं। आप झरने से याद इसको कर सकते हैं, जल प्रपात इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप इनका निर्माण होता है, ये भी पर्यटक का काम करते हैं, ये भी पर्यटक में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जलप्रपात निर्माण करते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। मैंने बताया अभी, छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात था, ये क्या है, कर्नाटक के जोग जलप्रपात इस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। अगर ये लावा से बना हुआ, पर लावा से बनते हैं ज्यादातर, इनमें काली मिट्टी होती है। अब आपने बताया था जो दक्कन का पठार है भारत का, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, कपास के लिए उपयोगी होती है वो, और उसमें पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। किसमें, काली मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। ये वाली बात आप पढ़ेंगे, ठीक है। उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जैसे पर्यटकों के लिए बनेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको झरने वगैरह देखने के लिए आप वहां जाते हैं, पर्यटक का काम करते हैं। हाँ, ये देखो, ये झरने का उदाहरण है, जलप्रपात का उदाहरण है, बहुत सारी नदियां ऊपर से गिरती हैं, और ये देखो, ये सब क्या है, रिवर फॉल हो रहा है इनका, ये इसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैदान। मैदान कुछ नहीं होता, बल्कि जो नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा निर्मित, कई सौ वर्षों में, कई हजार वर्षों में बल्कि, नदियों द्वारा निर्मित क्या होता है, नदियों द्वारा जब नदियां पर्वत श्रृंखलाओं से बहकर आती हैं, तो अपने साथ कुछ क्या लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं, और अवसाद लाकर घाटियों में जमा कर देती हैं। अवसाद लेकर आती हैं, अवसाद, और घाटियों में क्या कर देती हैं, घाटियों में कर देती हैं उसको जमा, ठीक है। अवसाद लेके आती है और घाटियों में उसको क्या कर देती हैं, जब जमा कर देती हैं, उन्हीं से क्या बनता है, मैदान का निर्माण होता है। और ये इसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। अगर 200 मीटर से ऊंचा पहुंच जाएगा तो वो पठार की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल
तथा तरंगित होते हैं। अब उर्मिल और तरंगित कुछ तो एकदम फ्लैट होंगे ऐसे, और उर्मिल कैसे होते हैं कि कुछ कैसे होते हैं इस तरीके से, लहरदार, लहरें बनी हुई होती हैं इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बन जाएगा, एकदम सीधा मैदान बन जाएगा। और कुछ लहरदार होती हैं ऐसे ऐसे ऊंचे नीचे थोड़े से लहरें जैसे बनी हुई हो सकती हैं। ये पर्वत नहीं है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होती, इनकी इनकी कुछ मीटर में होती है, कुछ 100 मीटर में नहीं, कुछ मीटर में, ठीक है, इनकी ऊंचाई इतनी होती है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। अधिकांश मैदान किससे बनते हैं? नदियों द्वारा, उनकी सहायक नदियों से। नदियों पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं, ढाल पर नीचे की ओर, उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे को ले जाती हैं। अपने साथ ढोए हो जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर हो गया, बालू और सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। निक्षेपित का मतलब होता है अपसादीकरण प्रक्रिया के बाद में जो इकट्ठा हुआ किया हुआ मलबा है उसको निक्षेपण कहते हैं। तो और इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, और जो मलबा इकट्ठा हुआ उसको निक्षेपित मलबा कहेंगे, ठीक है। और इनसे क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उपजाऊ होते हैं उपजाऊ क्यों होंगे? क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। बहुत दानों में कहाँ कहाँ से क्या है, उर्वरक जो नदियां होती हैं वो बहा कर लाती हैं अपने साथ। परिवहन और साधनों का निर्माण बहुत अधिक होता है। देखो हमारे उत्तर भारत पूरा किसमें है? जिसमें कौन सा? यूपी आता है, बिहार आता है, ठीक है, कुछ भाग यूके का भी आता है, नीचे का क्या कहते हैं इसके भाग, हरिद्वार के बाद का भाग, ठीक है, और एम एमपी वगैरह, एमपी में भी आ जाता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल वगैरह भी आता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सारे भाग किस में आते हैं? इसी में आते हैं, किसमें? मैदानी भाग में। और ये किससे बने हैं? ये बने हैं हमारी जो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो बहाकर लाए गए जो है ना, उनसे बने हैं ये, ठीक है। आप ये वाली बात आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये मैदान सबसे जनसंख्या वाले, क्योंकि यहाँ पे रहने की योग्य सारी है, पानी में प्रचुर मात्रा में मिलता है, कृषि यहाँ पे ठीक ठाक होती है। अब परिवहन का संचार, यहाँ परिवहन का साधन अच्छे होते हैं, संचार के साधन अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैदान में सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। और दूसरी बात, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं कम होती हैं। बाढ़ जरूर, बाढ़ जैसी आपदाएं पहले आया करती थी, अब तो कम हो गई हैं, ठीक है, ये जरूर होती हैं, पर और सारी आपदाएं बहुत कम हुआ करती, ठीक है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया में हैं, उत्तरी अमेरिका में है, एशिया में स्थित भारत गंगा और ब्रह्मपुत्र में है भारत में, और चीन में यांगसे नदी, यांगसे चीन की सबसे बड़ी नदी है, उसने भी बहुत बड़े मैदान का निर्माण किया है, जिससे उसकी उपजाऊ जो आज हम देखते हैं कि भाई चावल में बहुत सारी और बहुत सारी चीज़ों में, फसलों में पहले नंबर पर है, तो ये यांगसे नदी की देन है, ठीक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्यों होती है आपको पता ही है, क्योंकि मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए समतल भूमि मिल जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसी के कारण क्या होता है? उपयुक्त खेती होती है। भारत में गंगा के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है भारत गंगा का मैदान, ठीक है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप की भिन्नता अनुरूप ही, जैसे जैसे स्थल रूप की भिन्नता होगी, देखो पर्वतों भी क्षेत्र में कम लोग निवास करेंगे, अगर आप पठार में करेंगे तो उससे थोड़ा अधिक, इस तरीके से। और अगर मैदान की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक। क्यों करेंगे आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ढाल होते हैं, खेती के लिए नहीं होती, संचार यातायात के साधन कम होते हैं, इसमें इसकी अपेक्षा कम होते हैं, और ये सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि ये समतल होती है, मकान बनाने लोग सारी दशाएं होती हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक होता है। मैदानों में क्या होता है? तो ये फसलें हो रही हैं, ये मैदानी क्षेत्र की वो है, चित्र बनाया दिखाया गया है, ठीक है। उगाना बहुत आसान हो जाता है। सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है, अधिक आसान होती है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले क्षेत्रों के लोगों को रहन सहन के तरीके कुछ अंतर होते हैं। हाँ, अगर पर्वत में रहेंगे तो उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा। आपने देखा होगा जब आप पैराग्लाइडिंग वगैरह करने के लिए जाते होंगे, आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर उससे ऊपर आप जाते होंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। और आप दक्षिण भारत में देखते होंगे तो वहाँ के लोग अलग तरीके से रहते हैं। और अगर उत्तर भारत के मैदानों के भाग करते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका अलग होता है, ठीक है। ठीक है। कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं, ठीक है। और और आकस्मिक जो घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन खतरों को कम करते हैं। जागरूकता ही सबसे पहली यह बात है, ट्रीटमेंट वगैरह पहले हो ही ना, अगर जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है, जागरूकता, ठीक है। जागरूकता ही सबसे पहला
मैं तो कहता हूं सबसे पहली दवा क्या है? जागरूकता। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बीमारी में, जनसंख्या वृद्धि में, या फिर ये प्राकृतिक आपदाओं में, जागरूकता अगर नहीं होगी तो फिर बाद में क्या होता है? हानि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम कितने तरीके से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है और पर्यावरण के बारे में बताया गया है। इसी के साथ ही आई थिंक हाँ, ये चैप्टर समाप्त होता है। देखते रहिए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।